गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हमारी और आपकी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है। उसके पीछे कुछ परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से मैं इस वीडियो को आपके लिए अपलोड नहीं कर पाया, बट लेकिन मैं आपके लिए L1 वालों के लिए एक क्या सटीक रणनीति रहेगी, L1 वाले किस तरीके से अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, तो बिना समय गवाए हुए हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या आपके पास मटेरियल होना चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए, जिससे कि आपका इस परीक्षा के अंदर सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सारे लोग पढ़ेंगे, सभी फॉर्म भी भरेंगे, सभी मेहनत भी करेंगे, बट लेकिन सिलेक्शन कुछ न कुछ चुनिंदा लोगों का ही होगा। उसकी वजह उनकी क्या रहेगी? उसकी वजह रहेगी उसके पीछे उनके पढ़ने का तरीका, उनकी स्ट्रेटेजी, उनके सिलेक्शन ऑफ द बुक्स, ये सब कुछ रहेगा। तो आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे। तो देखिए दोस्तों, इस साल थोड़ा सा क्या है कि हमें अपने पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज करना है, और वो आपका तरीका क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। पहले थोड़ा सा ये देखें कि हमारा एग्ज़ाम कब है। तो देखिए, ये सबको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के अंतर्गत है। L1 का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो रहा है। तो जनवरी से देखा जाए तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट जो टाइम हमारे पास जो बन रहा है, लगभग जो समय है वो हमारे पास 8 से 9 महीने का समय हमारे पास निकल के आता है। मतलब देखा जाए तो 9 महीने का समय आपके पास है, और 9 महीने का समय मैं ये कहता हूँ कि एक परीक्षा को निकालने के लिए काफ़ी अधिक अच्छा होता है, यदि आप एक टारगेट तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, अब ये टारगेट तरीका क्या है, इसके अंतर्गत हमें कैसे काम करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो अब 8 महीने की जगह या 9 महीने की जगह ये समझ लें कि हमारे पास जो समय है वो केवल और केवल 7 महीने का है। क्योंकि जो आपके 2 महीने हैं उन्हें मैं आपके रिवीजन के लिए रख रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना है। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम पढ़ तो काफ़ी सारा लेते हैं, काफ़ी सारा हमको याद होता है, काफ़ी सारे बुक्सों का सिलेक्शन होता है हमारे पास, बट लेकिन हम उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो क्या है कि जो कहते हैं ना, एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हमने काम तो बहुत सारा किया, बट लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो हमारे क्वेश्चन हमारे गलत होने लग जाते हैं और हमसे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो देखिए, मैंने जो आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है, और मैं जो विगत परीक्षा जैसे 2016 में जो आपकी वीडियो की परीक्षा हुई थी RSMMB के द्वारा, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। फिर हमारी जो रीड की परीक्षा हुई उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। बीच में जो RPSC क्लर्क की परीक्षा उसमें भी सेलेक्ट हुआ। और इसी परीक्षा को देखते हुए कि मैंने सिलेक्शन किस तरीके से लिए हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, मैं आपके लिए पूरी रणनीति लिख करके लेके आया हूं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस, पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिलेबस आपकी बिल्कुल टेबल के ऊपर होना चाहिए कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल पता हो कि मतलब हमारे पास क्या इस सिलेबस में दे रखा है, हमको क्या पढ़ना है और हमको क्या छोड़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए काफ़ी सारा है, काफ़ी अधिक बुक्स है, काफ़ी अधिक मटेरियल है जो पढ़ने के लिए है, बट लेकिन हमें एक सिलेक्शन चॉइस लेनी है। और मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस के पढ़ने से या अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करने से क्या फ़ायदा होता है, उस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा। पढ़ने की स्ट्रेटेजी में देखो हमको क्या करना है, मैं आपको बता दूं। पढ़ने की स्ट्रेटेजी में ये रहेगा कि सिलेक्शन ऑफ द बुक्स के बारे में बात करें कि हमारे पास बुक्स कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, रीड के लिए आप क्या करोगे, कोई विद्यार्थी होगा सबसे पहले वो गाइड तो खरीद के लेके आएगा। तो देखो, मैं आपको सलाह दूंगा, हाँ, आप एक कोई अच्छी सी गाइड उस जो मार्केट में चल रही हो और आपको पता हो कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उस गाइड को आपको लेकर के आना है। ठीक है। जब वो आप गाइड लेकर के आ जाए तो बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि केवल और केवल गाइड को ही पढ़ना है, गाइड के अलावा कुछ हम इसमें ऐड करें। और एक कहावत होती है कि मतलब एक बुक्स को आप 100 बार पढ़ो, इससे ज़्यादा बेटर है कि आप 100 बुक्सों को एक बार पढ़ो, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि 100 वाली कहानी को तो आप हटा दीजिए, 100 की तो हमें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आप कोई एक बुक्स का आपने जो सिलेक्शन किया है, आप उस बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके साथ साथ आपको एक बुक और प्लस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये जो कहावत है अब क्या है, थोड़ी सी झूठी पड़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो पेपर की जो डाइवर्जेंस है, पेपर की डाइवर्जेंस ज़्यादा हो रही है, पेपर हर जगह से पेपर बनाया जाता है, और तो आपको उन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं इसमें क्या प्लस करना है। जैसे आपको ये गाइड लेकर के आ जाते हैं, तो साथ ही साथ अपना जो RPSC पैटर्न चल रहा है, मतलब राजस्थान बोर्ड का जो पैटर्न है, बोर्ड की जो बुक्स आती हैं, उन बुक्सों को आप साथ में लेंगे।
ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एक गाइड लेंगे और उन बुक्स को साथ में लेंगे। काफ़ी सारे बच्चे ये कहेंगे कि क्यों ना हम आरपीएससी में जो बुक चल रही हैं, आरबीएससी में बुक चल रही हैं, हम उन्हीं को पढ़ लेते हैं, उनसे हो जाएगा सिलेक्शन। तो देखो उनसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप ये सोचते हो कि हमारा गाइड से सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखो अकेली आपकी गाइड से भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना करके रखना है। आपको एक तो गाइड लेनी है, गाइड के साथ आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी आपको लेनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। तो L1 वाली ध्यान रखें कि गाइड प्लस आपके आरबीएससी की वो रहेगी, आपके पास बुक्स रहेंगी, प्लस प्रीवियस पेपर आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपकी थर्ड ग्रेड की परीक्षा जो भी हुई है, मैं कहूँगा कि 2011 से लेकर के थर्ड ग्रेड की परीक्षा जो हुई है, आपके पास 2011 से लेकर के 2025 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू आंसर की आपके पास उनके आंसर भी होने चाहिए कि इनका आंसर क्या है। या तो कोई मार्केट में आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, मार्केट में कोई ना कोई बुक्स चल रही हो उसको आप खरीद के लेकर आना, नहीं हो तो आप वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड करना, सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सबकी आपको आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको काम करना है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि देखो प्रीवियस पेपर ही हमको बताएगा कि परीक्षा के लिए हमको करना क्या है, प्रीवियस पेपर ही हमको बताएगा। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है, कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं होता कि जिससे आप ये समझ पाएंगे पेपर के अंदर क्या आने वाला है। प्रीवियस पेपर ही इस बात को डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक तो अब दो पोर्शन हो गए, तो एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन है, तो ये तो आपका गाइड और आरपीएससी बुक्स और प्रीवियस पेपर, इन तीनों चीज़ों से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ हमको क्या करना है कि आपके अंदर करंट अफेयर्स भी आ रही है। करंट अफेयर्स काफ़ी अधिक पूछा जा रहा है आपसे, तो करंट अफेयर्स का अलग से आपके लिए दिया भी गया है, जैसे खेल है, स्पोर्ट्स है, समसामयिक घटनाएं ऐसी करके दी गई हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा L1 वालों के लिए और L2 वालों के लिए रिकमेंड करूंगा कि जो करंट अफेयर्स की राजस्थान के अंदर जो क्रोनोलॉजी की बुक्स चलती है, ठीक है, हर मंथली की जो बुक्स आते हैं क्रोनोलॉजी की, उसे आप अभी से पढ़ने लग जाइए। मतलब मिनिमम 6 to 7 मंथ का आपके पास करंट अफेयर्स होना चाहिए, और मैं कहूँगा उसे पतली सी आती उसको आप हर मंथ आपको उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर का इसमें पेपर होने वाला है। तो देखिए क्या है, 150 क्वेश्चन किस प्रकार के हैं आपको देखिए। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस में इस साल जो लास्ट ईयर से जो वेटेज किया गया है, वो वेटेज मतलब राजस्थान जीके को लेकर के बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो राजस्थान जीके की आपको बहुत अधिक अच्छे तरीके से, बहुत अधिक सूक्ष्मता से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि मैं अदर डेटा याद कर लूँगा, ऊपर की बातों को पढ़ लूँगा, तो वहाँ से आपका पेपर नहीं बनने वाला है। पेपर जाएगा तो पेपर डेप्थ में जाएगा, क्योंकि जब वो इतना अधिक क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वहाँ से आपको डेप्थ में बनने की संभावना रहती है। जैसे आपको मैं बता दूँ, देखा जाए तो आपको देखो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थानी भाषा, इसके आपके जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आपके 100 नंबर का हो रहा है, ठीक है। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, अब देखो जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो टॉपिक दिए गए हों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस उन टॉपिकों को आपको क्या करना है, कवर करना है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है कि कौन सा राजा दिया गया है और कौन संस्कृति में कौन कौन से बातें की गई हैं, कहाँ से लेकर के कितने ईयर से कितने ईयर तक की बातें की गई, उन सारे अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है कि हमारे सिलेबस में किन किन पहलुओं के ऊपर बात की जा रही है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो भी आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य करके है। मतलब इसमें आपका एजुकेशन मैनेजमेंट आएगा। एजुकेशन मैनेजमेंट में ये है कि जैसे कि आपको सबको पता होगा कि जैसे राजस्थान के अंदर जो भी संस्थाएं हैं, जैसे कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा कराने वाली संस्था कौन थी, वो डाइट होती है। डाइट्स के बाद देखा जाए तो आरबीएससी है, ठीक है ना, और आपकी आरपीएससी जो संस्था है, ठीक है, और स्कूल के मैनेजमेंट में देखा जाए तो एसएनसी है। इन सब के ऊपर आपको क्या करना है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस या जो भी आपके जो स्पेशली मेंशन किए गए हों, तो वो आपको बिल्कुल ही आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको उनको देख लेना है। और राजस्थान के अंदर जो भी आपके लिए अभियान चलाए जा रहे हों, जैसे कि RKSMB बीच में अभियान चलाया गया कि बच्चों के लिए मतलब पेपर दिए जाते हैं और उनको ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, तो उसका मतलब ये डेट क्या थी, वो कौन सा अभियान चलाया गया, सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके लिए RT दे रखा है, RT की सारी धाराएं आपके पास होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, और ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो सेक्शन है, तीसरे सेक्शन थोड़ा सा ब्रॉड दिया गया, तीसरा सेक्शन वो आपके 25 नंबर का है। उसमें ये है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सामाजिक अध्ययन, ऐसे करके आपकी इसमें क्या है 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 5 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन को हमें इजी वे में तैयार कर लेना है। जो भी आपके अंदर गाइड वगैरह डली हो उससे इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत तक डेप्थ में नहीं जाएगा, ऊपर से यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, क्योंकि कम नंबर का वेटेज है। फिर आपके शिक्षण विधियों का वेटेज दे रखा है। तो इसी प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जो भी है, इसको लेकर के भी 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 20 40 नंबर का ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से शिक्षण विधियाँ भी हैं। शिक्षण विधियाँ अभी आप जो रीट की परीक्षा दे करके आए हो वहाँ आपने पढ़ी हैं, उसी को आप पढ़ लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी हिंट मैं आपके लिए बता देता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान में आपके लिए, शिक्षा मनोविज्ञान में आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं केवल और केवल 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सर्व शिक्षा मनोविज्ञान के पीछे आपको पागल नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, हर जो विद्यार्थी होता है वो ये समझता है कि अब मैं मनोवैज्ञानिक बन जाऊंगा, मैं खुद पॉवलव बन जाऊंगा, मैं खुद थॉर्नडाइक बन जाऊंगा। वो इतने डेप्थ ली जाकर के उसको मनोविज्ञान को पढ़ने लग जाता है। बट लेकिन हमको ऐसी मूर्खता बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस और उसकी हल्की हल्की सी जानकारी रखनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से केवल और केवल आपके लिए 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि इसका वेटेज ज़्यादा होता तो आपसे क्या होता कि बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते। अब 10 क्वेश्चनों को हर टॉपिक से भी एक एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, तब भी उसके मतलब इजी वे में क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें भी ये होगा, कोई बहुत अधिक अच्छे तरीके से जोड़ लगाएगा तो क्या होगा, 6 से 7 क्वेश्चन तो उसके लिए इजी आएंगे। 3 क्वेश्चन फिर भी वो इतने टफ डालेगा कि आप चाहोगे तब भी वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगी। इसीलिए साइकोलॉजी को अधिक आपके लिए परेशान नहीं होना है। और सूचना तकनीकी आपके लिए 5 क्वेश्चन है। तो सूचना तकनीकी में जैसे भी जो है इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है, सबको लेकर के आपको एक हल्की सी थ्योरी बना लेनी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 में से फिर मैं आपको बता दूँ 2-3 क्वेश्चन बहुत अधिक टफ आएंगे, 1-2 क्वेश्चन जरूर सरल आएंगे। तो बात ये हो जाती है कि सारा का सारा सिस्टम है, सारा का सारा परीक्षा है, वो आपकी डिपेंड करेगी राजस्थान जीके एंड द करंट अफेयर्स एंड आपका क्या करंट अफेयर्स हो जाएगा। और आपका होता है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी या एजुकेशन जो मैनेजमेंट है, एजुकेशन का मैनेजमेंट है, वो उसके ऊपर आपका डिपेंड रहेगा। तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे देखिए मैं आपको बता दूँ, मेरी जो पढ़ने की रणनीति रहती है वो ये रहती है, जैसे फिलहाल मैं एक तैयारी कर रहा हूँ, तो उस तैयारी को लेकर के मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले उसका प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर, कम से 8 से 10 प्रीवियस पेपर की मैं प्रिंट निकलवा करके लेकर के आया हूँ। अब जो मैंने प्रिंट निकलवा ली है, तो उसके बाद क्या है, एक जो कोई गाइड है, जो भी बुक्स है, उस बुक्स में पढ़ रहा हूँ। और उस बुक्स में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, जैसे ये अरस्तु करके टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, तो टॉपिक में जैसे मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है कि मतलब ये आपको याद करनी ही करनी है। तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए, और आपको जो भी कट कॉपी पेस्ट करना है इसी के अंदर करना है। जैसे ये एक मेन बुक रहेगी, और मेन बुक के साथ आपको, जैसे कि एक बुक मैंने कहा था कि आपको एक तो मेन बुक रखनी है, और मेन बुक के साथ एक क्या है, आरबीएससी की बुक्स होनी चाहिए। तो देखिए मेरे पास मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए क्या है, एक आरबीएससी की बुक्स है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को प्लस करके जो भी इससे रिलेटेड बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें, वो सारी मैंने एक ही बुक्स के अंदर क्या कर दी है, आपके लिए प्लस मैंने कर दी है। जिससे क्या होगा कि जब मैं रिविजन करूँगा तो मेरे लिए इसके लिए बहुत अधिक फायदा होगा। और देखिए ये है क्रोनोलॉजी करंट अफेयर्स। देखिए मैं भी खुद क्रोनोलॉजी पढ़ता हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो क्रोनोलॉजी है ये आपकी जो 15 से 20 रुपए की आती है, उसको आप ले सकते हैं। और इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है जो आपके करंट अफेयर्स से आपको प्लस करके रखता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ सिलेक्शन लेना बहुत अधिक आसान नहीं है, ये बात बिल्कुल सरल है। बट लेकिन सिलेक्शन आपका ना हो ऐसी भी कोई इतनी बड़ी परीक्षा ये नहीं है, इस बात को आप समझ लें। मतलब सिलेक्शन आप मेहनत करेंगे, टारगेट तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका बिल्कुल ही सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको बस यही है कि आप मेहनत करते रहें, अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूँ। अब जैसे साइकोलॉजी, आपको पता है कि मैंने अभी बात की कि 10 नंबर की साइकोलॉजी है, मतलब 10 क्वेश्चन हैं इसके साइकोलॉजी के। अब कोई आदमी क्या कहेगा, धीर सिंह दावई पढ़ रहा होगा, फिर वंदना जादौनी पढ़ लेगा, फिर वो क्या कहते हैं सुप्रिया गौड़ भी पढ़ लेगा। अच्छा, फिर किसी कोचिंग्स में पढ़ रहा होगा, उसके नोट्स तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब एक बात बताओ, अब वो 4 बुक्स पढ़ रहा है एक 10 क्वेश्चंस के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये उससे ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं है। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, एक कोई मेन बुक्स लेनी चाहिए, और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं उनको आपको अपने पास रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कोई इस परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है मैं आपके लिए इसको देता रहूँगा। फिलहाल में आप इस बात को समझें और अपनी पढ़ाई को अपना क्या करते हैं आप रेगुलर करते हैं, क्योंकि समय ऐसे ही निकल जाएगा। आपको लगेगा बहुत अधिक समय है, समय बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि समय है तो आपके लिए सिलेबस ही काफ़ी अधिक है, इसीलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी।
तो थैंक यू सो मच। आप इस बात को समझें। यदि कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप इसमें पूछ सकते हैं।